जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं हम लोग पिछले क्लास का। पिछले क्लास में हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना को पढ़े थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में हमको बैंक का चैप्टर मिला था। हमने बैंक को पूरा फुल एंड फाइनल डिटेल किया। उसके बाद हमको शेयर मार्केट मिल गया, तो हमने शेयर मार्केट को भी साथ साथ पढ़ लिया। अब हमारा है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। हम जो सीरीज चला रहे हैं 1951 यानी कि देश के आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए जो जो काम किए गए, जो जो वर्किंग हुई, उन सब को हमने एकदम डेट बाय डेट सीरीज में देखा। उसी सीरीज में हमारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना भी है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पढ़े, फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पर हमने आया। अब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले डेट, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मात्र 4 साल तक ही चली। सवाल में पूछा जाएगा कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो मात्र 4 साल तक चली। वो थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, मात्र 4 साल चली। इसके पीछे का कारण था कि कांग्रेस की सरकार थी और वो बराबर जीत कर आ रही थी। पंचवर्षीय योजना को अपने शेड्यूल से वो चला रही थी। तो बीच में क्या हुआ कि इसकी सरकार इस समय 4 साल ही रही, सरकार गिर गई। नई सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी और नई सरकार जो बनी उन्होंने पुरानी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना को समाप्त कर दिया और उसके जगह पर उन लोगों ने अपनी योजना रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना को चलाया। तो इसी क्रम में ये 1 साल पहले समाप्त हो गया। इसको समाप्त होना था 1979 में, लेकिन 1974 से 78 मात्र चला 4 साल के लिए। तो सवाल में पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना वैसी है कि मात्र 4 साल तक चली, तो वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। अब इस योजना का मॉडल डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया। दूसरा सवाल है, याद रखिएगा, इस योजना का मॉडल डीपी धर, इस नाम को आप याद रखिएगा। डीपी धर के द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया। अब इस योजना के उद्देश्य, मेन चीज़ क्या है कि किसी भी योजना का क्या उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से मेन सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग उद्देश्य को देखेंगे कि हमारा मेन फैक्टर क्या है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को लाया गया था गरीबी के निवारण के लिए, यानी कि देश के अंदर जो गरीबी थी, गरीबी की समस्या से निपटने के लिए। आप जब गरीबी को देखेंगे तो उसका मेन सेंस ये हो सकता है कि वैसे व्यक्ति जो अपने बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, उनको गरीब कह सकते हैं। बुनियादी आवश्यकता मतलब खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, इन सब चीज़ों को जो व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता तो वो गरीबी रेखा में आने वाले व्यक्ति हैं। तो इसी गरीबी से निपटने के लिए सरकार ने इस पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पर गरीबी पर फोकस किया था। तो इसी पहला पॉइंट हमारा उद्देश्य में कि इस योजना को मुख्य रूप से गरीबी निवारण के लिए लाया गया। आप इस लाइन को याद रखेंगे कि इस योजना को मुख्य रूप से गरीबी निवारण के लिए लाया गया। दूसरा, इसी योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। सवाल में भी पूछ लिया जाएगा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, तो इसी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी लास्ट टाइम में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तीसरा है कि इस योजना में न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए, न्यूनतम आवश्यकता जैसे प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, पौष्टिक भोजन, ये सब न्यूनतम आवश्यकता हो गई लोगों की। तो न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी कि नेशनल, यानी कि पूरे देश स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए। तो इस कार्यक्रम का हमने नीचे डिटेल कर दिया कि न्यूनतम, तीसरा लाइन हमारा था, इस योजना में न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और उसी के बाद जस्ट हमने यहाँ पर नोट कर दिया, इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, पौष्टिक भोजन तथा भूमि श्रमिकों को मकान देने के लिए, मकान बनाने के लिए ज़मीन देने का लक्ष्य रखा गया। भूमि श्रमिक कहने का मतलब है कि जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले मजदूर थे, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं था घर बनाने के लिए, तो उनको सरकार के द्वारा ज़मीन देने का लक्ष्य बनाया गया ताकि वो अपना घर बना सके। अब क्या है कि ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना लगभग सफल रही। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि यह योजना सफल है। अब क्या है कि एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य तय किया गया कि हम लोग 4.4% ग्रोथ करेंगे, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा 4.8% की प्राप्ति हुई और इस प्रकार यह योजना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना सफल योजनाओं में से एक है। अब इस योजना में आप गौर करेंगे तो हमको एक गरीबी का चैप्टर मिल गया। गरीबी भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जिसको हम लोग पूरे फुल डिटेल में पढ़ना है, वहाँ से सवाल भी पूछा जाता है। तो अब हम लोग इस साइड जो आप देख रहे हैं ये गरीबी का हमारा
चैप्टर है, हमने यहाँ से अब गरीबी को पढ़ना है। आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना को पढ़े तो उसमें कृषि को पढ़े, दूसरे में उद्योग पर बात हुआ, तीसरा में कृषि प्लस उद्योग और मानव विकास सूचकांक पर बात हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, चौथे में हमने बैंक पर बात किया, पाँचवें पंचवर्षीय योजना में जो हमको मिला गरीबी, तो हमने जस्ट इसको चैप्टर लिया गरीबी का। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग गरीबी पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं गरीबी का मसला समझिए क्या है कि गरीबी है, कोई व्यक्ति गरीब कैसे होगा और गरीब के होने का कारण क्या है और गरीबी की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए भारत सरकार पहले क्या की थी, अब क्या कर रही है। तो ये सारा हमारा सवाल होगा, मेन मेजर पॉइंट होगा। तो सबसे पहले गरीबी को समझिए, पॉवर्टी। इस पॉवर्टी क्या होता है कि जब समाज का कोई भाग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो तो वैसी स्थिति को गरीबी या निर्धनता कहते हैं। बुनियादी आवश्यकता कहने का मतलब है कि खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, ये सब चीज़ कोई व्यक्ति अगर पूर्ति नहीं कर सकता है तो वो व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आता है, या फिर वो व्यक्ति क्या होगा, गरीबी रेखा में आने वाले लोग होंगे। और या क्या कोई समाज है, यानी कि ओवरऑल किसी समाज के अंदर एक भाग ऐसा हो कि जहाँ के लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं कि इस भाग में गरीबी है, निर्धनता है, जिसके कारण लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो उसको गरीबी कहते हैं। तो लगभग हमने वही परिभाषा यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। जब परिभाषा को एक बार देख लीजिए, जब समाज का कोई भाग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो तो वैसी स्थिति को गरीबी या निर्धनता कहते हैं। अब जब गरीबी होगा तो हमको समझना होगा कि गरीबी हालांकि होता कैसे है। गरीबी जानबूझकर है या फिर समय के अनुसार गरीबी। तो गरीबी दरअसल क्या है कि समय के अनुसार जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है उस तरह से गरीबी का निवारण होता है। और पुराने समय में जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था तो नहीं होने के कारण शिक्षा का अभाव था, तकनीकी ज्ञान की कमी थी, जिसके कारण गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो उसी दुष्चक्र को हमको समझना है। ये जो आप सर्कल दिख रहे हैं, इसको, इस सर्कल को और बीच में गरीबी लिखा हुआ है, दरअसल ये क्या है, गरीबी का दुष्चक्र है कि किस प्रकार से गरीबी जो है हमारे समाज में प्रवेश कर जाती है। कौन ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर पर हम काम नहीं सही ढंग से कर पाते हैं, जिसके कारण गरीबी हमारे समाज में होती है। तो वही इस पूरे चक्र को कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र, वर्चुअस ऑफ पॉवर्टी। अब इस चक्र को समझिए। सबसे पहले हमने परिभाषा बताया, फिर गरीबी का दुष्चक्र यानी कि गरीबी होने का कारण क्या है। तो इस सर्कल में आप देख रहे होंगे, यहाँ बेरोजगारी लिखा हुआ है, यहाँ आय की कमी, यहाँ पर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा ना करना, उसके बाद निर्धनता या गरीबी, उसके बाद शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की कमी। हमको इसी सर्कल को समझना है। दरअसल समझिए, मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, ठीक, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो जब रोज़गार नहीं होगा तो उसके पास कोई इनकम भी नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि कोई व्यक्ति बेरोज़गार है और उसका बेरोज़गार ज़िंदगी में क्या है कि ज़िंदगी तो आगे बढ़ रही है, सर्कल उसका जारी है। तो जब बेरोज़गार है तो उसको आय की कमी होगी, यानी कि इनकम नहीं होगा उसका। और जब इनकम नहीं होगा तब क्या होगा, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा ना करना, वो व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। और जब बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, निर्धन या गरीब, निर्धनता या गरीबी की स्थिति उसके यहाँ उत्पन्न होगी। और जब निर्धनता और गरीबी की स्थिति उत्पन्न होगी तब क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, क्या वो शिक्षा ले सकता है? नहीं ले पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की कमी होगी। और इसी तकनीकी ज्ञान के कमी के कारण उसके अगले जनरेशन में भी बेरोजगारी होगी, फिर आय की कमी होगी, बुनियादी आवश्यकता पूरा नहीं कर पाएगा, फिर निर्धनता और गरीबी का सिचुएशन बना रहे। तो ये चक्र जारी रहता है और जिसके कारण गरीबी एक भयंकर रूप ले लेती है। अब इस गरीबी के कारण क्या होगा कि ये पूरे गरीबी का बोझ भारत सरकार को अपनी इनकम के जरिए उठाना पड़ता है। तो जब भारत सरकार गरीबी का बोझ उठाएगी तो उस सेंस में क्या देश का विकास कर पाएगी? तो देश के विकास के लिए ज़रूरी क्या है कि गरीबी पर कंट्रोल किया जाए। ऐसा नहीं है कि गरीबी पर कंट्रोल कर ले सरकार, पूरी तरह सभी गरीबों को अमीर कर देगा। वैसा सिचुएशन कभी नहीं आएगा कि सभी गरीब एक साथ अमीर हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान बढ़ेंगे तो जो लोग हायर क्लास के लोग, वो उसके सामने जो मिडिल क्लास के लोग हैं तो वो गरीब ही कहलाएंगे। मानकर चलिए मुकेश अंबानी है और उसके सामने कोई ग्रामीण व्यक्ति है जिसके पास 1 लाख 2 लाख रुपया है,
तो उसके सामने हम लोग क्या, गरीबी, तो गरीबी हमेशा रहेगी, गरीबी समाप्त नहीं होगी, लेकिन लोगों के बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, जैसे खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर। अगर ये बुनियादी आवश्यकता पूरा हो जाता है तो सरकार के इनकम पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी को, और जब सरकार के इनकम पर डिपेंड नहीं होगा तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी देश की, और उसके बाद देश का हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, सरकारी शिक्षण संस्थान सही रूप से संचालित किए जा सकेंगे। तो मेन फैक्टर है कि अगर गरीबी को कंट्रोल कर लिया जाए तो सरकार का जो इनकम है, इनकम का एक बहुत बड़ा रकम बचाया जा सकता है और देश को बहुत जल्दी ग्रोथ किया जा सकता है। तो आप इसको समझिए, गरीबी का दुष्चक्र आप समझ लिए। अब गरीबी के दूसरे दुष्चक्र को समझिए। गरीबी का हमने पहला दुष्चक्र आपको बताया, एक और दुष्चक्र है जिसके कारण भी गरीबी की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आइए हम लोग गरीबी के दूसरे दुष्चक्र पर बात करते हैं। इस साइड वाला एक चक्र, दरअसल क्या है कि हमने चक्र नहीं बनाया, लेकिन आप इसको इस तरह से एरो खींच सकते हैं और बाकी यही एरो फिर क्या होगा, इस साइड राउंड कर जाएगा। तो इसको भी एक साइड देख लेंगे, गरीबी का दुष्चक्र। अब इसको समझिए। सबसे पहला पॉइंट है गरीबी होने का कारण क्या है, तो गरीबी के दुष्चक्र में यहाँ से शुरू करिए, प्रति व्यक्ति आय में कमी। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब है पर कैपिटा इनकम, यानी कि हमारे देश के टोटल इनकम में क्या करते हैं हम लोग, टोटल इनकम में हम अपने पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या से भाग देते हैं। तो टोटल इनकम में जब जनसंख्या से भाग देंगे तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक आदमी का इनकम के बारे में हमको निकाला जा सकता है, तो उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो इसी प्रति व्यक्ति आय में जब कमी होगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि लोगों का इनकम कम होगा, और जब लोगों का इनकम कम होगा तो क्या होगा कि कम इनकम में अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और उसका बचत कम हो जाएगा। जब बचत कम होगा तो मार्केट में डिमांड कम होगा। भाई जब पैसा है ही नहीं तो आदमी मार्केट जाएगा क्यों, और अगर थोड़ा पैसा है तो मार्केट में डिमांड थोड़ा होगा कि थोड़ा पैसा लेकर जाएंगे और थोड़ा बहुत वस्तु खरीदे नहीं खरीदे, यही होगा। तो मार्केट में क्या होगा, मांग कम हो जाएगा, वस्तु का मांग डिमांड कम हो जाएगा, और जब डिमांड कम हो जाएगा तो उत्पादन कम होगा। अब मानकर चलिए कोई कंपनी कोई वस्तु बनाकर मार्केट में भेज रही है और क्या होगा कि वो वस्तु मार्केट से बिक नहीं रही है, तो कंपनी अगली वस्तु क्यों बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो इस सेंस में क्या होगा कि उत्पादन कम करना होगा कंपनी को, और जब कंपनी उत्पादन कम करेगी तो क्या होगा कि वो अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर की संख्या घटाएगी, और जब घटाएगी तब रोज़गार में कमी होगी, और जब रोज़गार में कमी होगी तो फिर ये दुष्चक्र चालू रहेगा, प्रति व्यक्ति आय कमी होगी। जब यहाँ रोज़गार कम हो जाएगा तो सरकार का इनकम भी कम हो जाएगा, और जैसे सरकार का इनकम कम होगा और पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, और जब प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो फिर आय का कम होना, बचत का कम होना, उत्पादन कम होना, रोज़गार में कमी, और फिर गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो गरीबी का एक दूसरा दुष्चक्र ये भी हो सकता है। एक दुष्चक्र को हमने इस साइड देख लिया, गरीबी का ये दुष्चक्र था। अब दूसरा दुष्चक्र ये है, अब समझना ये है कि गरीबी से निपटा कैसे जा सकता है। तो दरअसल बात क्या है कि जब इस पूरे दुष्चक्र को आप देखते होंगे, कहीं से भी पढ़िए, यहीं से मानकर शुरू करिए, बेरोज़गारी मेन मेजर पॉइंट है, या फिर शिक्षा। तो जब हम लोग बेरोज़गारी पर अगर मानकर चलिए कि सरकार बेरोज़गारी पर बहुत ध्यान दे और बेरोज़गारी को ख़त्म कर दे तो गरीबी की समस्या दूर हो सकती। लेकिन जब सरकार बेरोज़गारी को ख़त्म करने का प्रयास करेगी तो उससे पहले सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना होगा, और तकनीकी ज्ञान की कमी, लोगों के पास जो टेक्निकल नॉलेज की कमी है उस नॉलेज पर भी फोकस सरकार को करना होगा। तो मेन मेजर पॉइंट हो गया शिक्षा। जब लोगों को हम एक बेहतरीन शिक्षा और टेक्निकल नॉलेज दे पाएंगे तब क्या होगा कि उसकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी। बेरोज़गारी जब ख़त्म हुई तब इनकम आना शुरू हो जाएगा। पहले आय में कमी थी, अब इनकम शुरू हो जाएगा। जब उसको इनकम, बेहतरीन इनकम मिलेगा तो वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा कर पाएगा, और उसका बचत भी ज़्यादा होगा, और मार्केट में डिमांड भी हाई हो जाएगा, तो इससे सरकार को भी टैक्स ज़्यादा मिलने लगेगा। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक होने लगेगा। तो जब बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा तो वो गरीबी रेखा से एग्जिट कर जाएगा, बाहर हो जाएगा गरीबी रेखा से, और फिर उसके अगले जनरेशन में शिक्षा, तकनीकी ज्ञान सब कुछ उपलब्ध होने लगेगा, और फिर वो गरीबी के चक्र से बाहर हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर मेन शिक्षा और तकनीकी ज्ञान पर फोकस किया जाए तो बाकी गरीबी को दूर किया जा सकता है। और यही चक्र, सेम चीज़ इसी में होगा, इस चक्र में भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। अब गरीबी के कारण को देखिए, जहाँ से सवाल पूछा जाता है। मेन सवाल क्या है, हमने यहाँ पर इसको नोट कर दिया, गरीबी के कारण। गरीबी का सबसे पहला कारण होगा जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन। अब सरकार का इनकम क्या है,
सरकार का इनकम दिन पर दिन सेम है और हम लोग के यहाँ क्या है, जनसंख्या एकदम पूरा हाई स्पीड में बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ेगा और इनकम वही रहेगा। मानकर चलिए कि सरकार का इनकम 1000 रुपया, ठीक, और 1000 रुपया, और पॉपुलेशन अभी फ़िलहाल मानकर चलिए कि अभी पॉपुलेशन जो है वो 100 लोग रह रहे हैं। तो 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 यानी प्रति व्यक्ति आए 10 रुपया निकल गया। अब क्या है कि सरकार का इनकम 1000 है और लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है, लोगों की जनसंख्या बढ़कर 200 हो जाए, 5 से काटिए 5 बार में, तो पर कैपिटा इनकम कम हो गया, 5 हो गया। तो इससे क्या होगा, गरीबी उत्पन्न होगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा, लोगों का फैसिलिटी कम हो जाएगा, गरीबी उत्पन्न होगी, सरकार का इनकम कम हो जाएगा। सरकार का इनकम कम होगा तो क्या होगा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को कम करना होगा, फिर शिक्षा, बुनियादी आवश्यकता, ये सारी चीज़ों में सरकार को कमी करना होगा, क्योंकि सरकार के पास जब तक इनकम नहीं होगा तब तक वो इन सब चीज़ों में आपको फैसिलिटी नहीं दे सकती है। तो सरकार का इनकम जब बेहतरीन होगा तब सरकार आपको सभी सरकारी शिक्षण संस्थान हो गए, हॉस्पिटल हो गए, इन सब चीज़ों में अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। तो ओवरऑल हमारा कहने का मतलब है कि अगर गरीबी को दूर कर दिया जाए, गरीबी को दूर करने का सेंस ये भी हो सकता है कि बेरोज़गारी को दूर करना। तो जैसे बेरोज़गारी दूर होगा तो देश के अंदर अपने आप सरकारी संस्थानों में फैसिलिटी मिलना शुरू होगा, और बेरोज़गारी दूर तब होगा कि जब जनसंख्या वृद्धि में हम लोग कमी करेंगे। तो गरीबी का सबसे पहला कारण जनसंख्या वृद्धि। दूसरा, जाति प्रथा। अब इसको समझिए, मेन पॉइंट समझना यही है कि जाति प्रथा के कारण गरीबी कैसे होगा। आप सोच रहे होंगे कि जाति है तो अपना अपना जाति है, जो जिस जाति का है तो है, गरीबी से क्या मतलब है, उसका भी रिलेशन है। कि मानकर चलिए कि पुराने प्राचीन टाइम में जब आप जाएंगे तो सभी जितने भी लोग जाति में बटे हुए हैं, अलग अलग जाति में, फिर जाति उपजाति में बटा हुआ है, तो क्या हुआ कि जाति के अनुसार उसको काम बांट दिया गया। जैसे कोई कुम्हार है तो वो बर्तन बनाएगा, पहला सेंस ये हो गया कि कुम्हार बर्तन बनाएगा। लोहार है तो लोहा को पीटेगा, उससे नई वस्तु बनाएगा, तो ये सब काम लोहार करेगा। इसके अलावे दूसरा व्यापारी है तो व्यापारी काम जो है, बनिया है, वो व्यापारी का काम करेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जाति प्रथा के अनुसार लोगों का काम बांट दिया गया। अब समझने का बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर कुम्हार है तो क्या सभी कुम्हार को बर्तन बनाना आता होगा? जिसको बनाना आता है उसके यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी, बाकी सब तो गरीब रह जाएंगे अगर जाति के अनुसार उसको काम करने का मौका मिला तब। तो इसलिए है कि जाति प्रथा भी गरीबी का कारण है। और दूसरा सेंस ये है कि अगर सभी कुम्हार को बर्तन बनाना, मानकर चलते हैं कि आपके अनुसार कि सभी कुम्हार को बर्तन बनाना आता है, ठीक, तो अगर सबको बर्तन बनाना आएगा और सब बर्तन ही बनाएगा तो सबका बर्तन बिकेगा, खरीदार की संख्या कम हो जाएगी। तो इस सेंस में भी फिर वो सारे के सारे गरीब रह जाएंगे। तो मेन मेजर पॉइंट क्या है कि जाति प्रथा, प्राचीन टाइम। तो जाति प्रथा में जो जाति के अनुसार काम को बांट दिया गया है, इसको बढ़ई का काम हो गया, टेबल कुर्सी ये सब बनाना, फर्नीचर का निर्माण करना। तो अब बताइए, बढ़ई सिर्फ टेबल कुर्सी फर्नीचर बनाएगा तो बाकी के लोग जो दूसरे जाति से, अगर उनको भी इस काम में इंटरेस्ट है, करना चाहते, वो तो अगर जाति प्रथा में समाज बटा रहेगा, नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो व्यक्ति गरीब हो जाएगा। तो इस अनुसार जाति प्रथा के सर्कल को भी तोड़ना जरूरी है। इससे क्या होगा, गरीबी कम होगी। और दूसरा, दहेज प्रथा, 3 नंबर पॉइंट, दहेज प्रथा भी गरीबी का कारण है कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उस सेंस में उसको दहेज के रूप में एक बहुत बड़ा रकम देना होता है। तो जब व्यक्ति बहुत बड़ा रकम, उसको पूरी ज़िंदगी का रकम किसी व्यक्ति को दे रहा है तो उस सेंस में क्या होगा कि उसके पास बचत जीरो हो जाएगा। जब बचत जीरो होगा तो फिर उसके यहाँ भी ये सर्कल चालू होगा, इनकम कम हो जाएगा, बचत जीरो होगा, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा, निर्धनता और गरीबी होगा। जब निर्धनता गरीबी होगा तो खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, उसका हेल्थ सिस्टम नहीं ग्रो करेगा। तो उस सेंस में ना तो वो शिक्षा ले सकेगा, ना ही उसको तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। दोनों, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान दोनों में कमी होगी, बेरोजगारी होगी और फिर उसके यहाँ गरीबी होगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि दहेज प्रथा भी गरीबी का ही कारण है। तो हम लोग दहेज प्रथा को भी समाप्त अगर कर दें तो इससे भी गरीबी का परसेंटेज कम हो सकता है। तीसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को समझिए, क्या है भ्रष्टाचार। दरअसल भ्रष्टाचार गरीबी का भी एक कारण है कि मानकर चलिए कि कोई परिवार सुखी समृद्धि रह रहा है और किसी उस परिवार में कमाने वाला व्यक्ति जो डेली
काम कर रहा है और अपना इनकम कर रहा है, अपने फैमिली को चला रहा है, उस व्यक्ति के साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस यानी कि कोई घटना हो जाए, भ्रष्टाचार उसके साथ हो जाए, कोई व्यक्ति उसको मार दे, तो इस सेंस में क्या होगा कि उस परिवार में जो इनकम करने वाला व्यक्ति है वो तो चला गया, रहा नहीं। बाकी के जो लोग बचे, क्या वो तुरंत में इनकम करना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे। वो लोग सब फैमिली के लोग क्या थे? कमाने वाले लोग पे डिपेंड थे। अब एकाएक वो लोग नहीं रहे तो इस सेंस में वो फैमिली गरीब हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार का कारण गरीबी का कारण भ्रष्टाचार भी है। और पांचवा बेरोज़गारी, जिसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इस सर्कल के माध्यम से बताया कि बेरोज़गारी के कारण गरीबी होगा और शिक्षा का अभाव। इसके अलावा कई और पॉइंट है जिसके कारण गरीबी होता है। गरीबी से निपटने के लिए क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि को कम करेंगे, जाति प्रथा को समाप्त करना होगा, दहेज प्रथा को कम करना होगा, भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस करना होगा, बेरोज़गारी को कम करना होगा, शिक्षा का अभाव है लोगों के पास, उस शिक्षा को डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को एक बेहतरीन शिक्षा, टेक्निकल नॉलेज देनी पड़ेगी। इससे गरीबी कम होगी और जब गरीबी कम होगी तो वो सरकार की इनकम पर उन लोगों को डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जब सरकार के इनकम पर डिपेंड नहीं होंगे व्यक्तिगत रूप से भोजन के लिए या फिर रहने के लिए, घर के लिए, पहनने के लिए, कपड़ा के लिए, तो जब सरकार पर डिपेंड नहीं करेगी तो सरकार क्या करेगी? जो सरकारी संस्थान खोलेगी, जैसे सरकारी संस्थान शिक्षा के लिए, स्कूल, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, तो इन सब चीज़ों में हमको एक बेहतरीन फैसिलिटी मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर गरीबी को समाप्त करना है तो शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगले क्लास में हम लोग गरीबी के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, गरीबी का पार्ट 2 लाएंगे। गरीबी से सवाल पूछा जाता है, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, तेंदुलकर कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, सी रंगराजन कमेटी। तो इन सब कमेटी के बारे में हम अब लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे कि वर्तमान समय में गरीबी का आंकड़ा किस तरह का है और किस प्रकार की गरीबी है। गरीबी दो तरह के, एक शहरी गरीब, दूसरा ग्रामीण गरीब। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।